Good morning, student. I am Vijay Lakshmi Misra. Today I am going to teach cell cycle and cell division. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक छोटा सा बेबी है, फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर वो इतनी बड़ी हो गई, फिर इतनी बड़ी हो गई, फिर हम क्या होते हैं, फिर हमारी ओल्ड एज आती है और फिर हमारी डेथ हो जाती है। तो जैसे एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह से हमारी सेल की लाइफ साइकिल होती है। पहले सेल ग्रो करता है, पहले सेल एराइज होता है, फिर हर सेल की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। जैसे हम बात करें एपिथेलियल सेल्स की, जिसकी लाइफ साइकिल होती है 5 to 6 डेज। आरबीसी हम जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज होती है। तो उसी तरह हर सेल की हम लाइफ साइकिल, तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कैसे सेल डिवाइड होती है, उसकी क्या साइकिल है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देख रहे हैं हम डायग्राम को कि ये हमारा स्पर्म है और ये ओवा है। ये क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है और देन जाइगोट से ये डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस बन रही हैं और ये हम अपनी मदर के वुम्ब में है। उसके बाद जब इस बेबी आता है, फिर ये बड़ा, फिर देन हम इतने बड़े, फिर देन इतने बड़े, फिर देन ओल्ड एज में हमारी डेथ हो जाती है। ठीक उसी तरह हमें सेल की यहाँ पे साइकिल दिख रही है। जैसे ये एक सेल है और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है और ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म। एंड देन सेल ये डिवाइड हो रही है और फिर देखिए ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में फाइनली हो गई। अब ये इसकी अलग सेल साइकिल चलेगी और ये जो नई सेल है फिर से साइकिल चलेगी। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं सेल थ्योरी में एक थ्योरी ये थी कि रॉबर्ट वर्चॉ ने दिया था कि ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। मतलब जितने भी सेल्स हैं वो अपनी ओल्ड सेल्स से एराइज होते हैं। जितने भी सेल्स हैं वो अपने ओल्ड सेल, जैसे ये एक सेल है, ये फर्दर डिवाइड होकर के 2 सेल्स में डिवाइड होगी एंड देन ये फर्दर डिवाइड होके 2 सेल्स में और ये फिर 2 सेल्स में। तो यानी ये एक सेल है, ये 2 सेल है, ये 2 से 4 बनी और 4 से 8 सेल। तो ये सेल क्या कर रहा है, एक एनिमल और प्लांट का क्या कर रहा है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। कहीं भी हमारी बॉडी पार्ट्स में अगर चोट लग जाती, उसको हील कौन करता है, तो हीलिंग का काम भी सेल डिवीजन के थ्रू हीलिंग भी होती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी, cell cycle is a series and event take place in the cell as it grow and divide into 2 daughter cells। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। तो ऐसा इवेंट सेल का जो ग्रोथ करके फिर डिवाइड हो रही है 2 डॉटर सेल्स में, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल के मोस्टली 2 फेजेस होते हैं। ऐसे सेल साइकिल को अगर हम डिवाइड करें कि कैसे होते, इसके 2 फेज होते। एक होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोटिक फेज। एक होता है माइटोटिक फेज या इसको हम बोलते हैं एम फेज। ठीक, तो इंटरफेज जो होता है, ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन की एक सेल की बात करें, एक सेल की जो डिवाइड होने में 24 हर्ट्ज लगता है, जो डिवाइड होने में 24 हर्ट्ज लगता है, और इंटरफेज कितना टाइम लेता है, 23 हर्ट्ज, और माइटोटिक फेज कितना लेता है, 1 हर्ट्ज। ठीक, जैसे हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो नीट की प्रिपरेशन में हमें क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में, हम पूरा साल लगा देते हैं प्रिपरेशन करने में, और जो हमारा एग्जाम वाला पोर्शन है वो हमारा क्या है, डिवीजन फेज। इसमें सेल्स इंटरफेज को हम ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, ग्रोथ फेज या प्रिपरेटरी फेज। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं, और ग्रोथ कर रहे हैं किसके लिए, नीट के लिए ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट टाइम हुआ, क्या हुआ, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम, और ये हमारा शॉर्टेस्ट टाइम हुआ। ठीक, तो इसके 3 फेज होते हैं, ग्रोथ फेज के, इंटरफेज के 3, जो सेल अपने आप को ग्रो करती है। जैसे हम एक नॉर्मल सेल की बात करें, अगर एनिमल सेल की बात करें, तो हमने छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेल है, सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहां पे क्या है आपका, क्रोमोसोम है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, जो यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो अब हमें डिवाइड होना है, तो हमें इसका अमाउंट भी तो डबल करना पड़ेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 1 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अगर हमें सेल को डिवाइड करना है तो इसका अमाउंट डबल करना होगा। तो 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 लाइसोसोम, 2 गोल्जी कॉम्प्लेक्स और 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और न्यूक्लियस भी 2 करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस फेज में क्या होता है, आपका प्रिपरेशन होता है इन्हीं मटेरियल का, इन्हीं सेल ऑर्गेनेल का और डीएनए का, हम जो ग्रोथ डेवलप होता है। ठीक, इसको 3 पार्ट में, 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं। G1, इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, इसको S यानी कि सिंथेसिस फेज, और इसको G2 फेज, G2 फेज। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज जिसमें कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है। यस फेज का मतलब यहां पे जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहां पे क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और सेकेंड जो G2 फेज है, G2 का मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज, जो कि प्रिपरेशन करता है उस प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाने के लिए जो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करे। जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं हम, ये डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। हम देख रहे हैं एक सेल साइकिल, ये इस वाले सेल की साइकिल देख रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे G1 फेज, ये पूरा क्या है हमारा, इंटरफेज, यहां से यहां तक इंटरफेज। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक, और ये क्या है हमारा एस फेज, और ये क्या है हमारा G2। ठीक, यहां पे हम पहले जान लेते हैं, ह्यूमन में हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, तो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, और जब इसका डिवीजन होता है तो इसका अमाउंट डबल होगा। तो यहां पे ये G1 फेज है, ओहो, इस तरीके का बना देते हैं। ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम। ठीक, ये G1 फेज में है। अब ये किस में एंटर किया, यस फेज में। अब यहां पे क्या होगा, एक
डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, इसका एक और कॉपी बन जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, अब G2 फेज में क्या होगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम है यहाँ पे, 46 क्रोमोसोम। ठीक, तो यहाँ पे भी यहाँ पे 46 है और यहाँ पे इसका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है लेकिन हर क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गया, यानी कह सकते हैं 92 क्रोमोसोम होगा। ठीक, तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो गया, अब बड़ा हो गया न्यूक्लियस। ये G2 फेज, हम G2 फेज में एंटर कर रहे हैं, तो जब G2 फेज में आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है बहुत बड़ा हो गया, अब इसको डिवाइड होना है। तो G2 फेज में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी होगा, वो भी डबल हो जाएगा। जैसे हमने बताया, अभी बात करा था कि एक माइटोकॉन्ड्रिया थी, वहां पे 2 हो गई, तो ये लो साइटोप्लाज्म में भी क्या हो गया, डबल हो गया। एंड देन अब क्या जाएगा, ये एम फेज में जाएगा, एम फेज में जाकर के ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो G1 फेज में क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इंटरफेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, G1 फेज या गैप फेज भी इसको बोलते हैं, और ये इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ये सिंथेसिस, यानी यहां पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए कई बार क्वेश्चन आए हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और G2 फेज है, यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक, यहां पे ये फ्लो चार्ट में हम दे सकते हैं। सेल साइकिल को 2 फेज में डिवाइड किया गया। ठीक, ये एक इंटरफेज है जो क्या है, लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक, जिसको G1 S और G2 में डिवाइड किया गया। उसके बाद है माइटोटिक फेज, यानी एम फेज कहते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस के देखो हम 4 फेज देख रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक, अब हम फर्स्ट इंटरफेज की बात करते हैं। तो G1 फेज में क्या क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। ये इंटरवल होता है माइटोसिस का और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जितना भी मटेरियल हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो हमारा G1 फेज में सारे सिंथेसिस। तो G1 फेज में क्या क्या हो रहा है, हम प्रोटीन सिंथेसिस होगा, कुछ आरएनएस बनेंगे क्योंकि आरएनएस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, कुछ न्यूक्लियोटाइड बनेगा क्योंकि डीएनए जो हमारा बना होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना होता है, जिसमें कि पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस वगैरह होते हैं। वो सारा कहां बनेगा, वो हमारा G1 फेज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक एक्टिव फेज। G1 फेज क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिव फेज, और यहाँ पे आरएनए प्रोटीन होती है। सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो उनका अमाउंट क्या होगा, वो फर्दर डिवाइड करके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, बट वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। फिर G1 से किस फेज में आएगी सेल, G1 से किस फेज में आएगी, ये सेल है, ये ग्रो कर ली तो देखो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि ढेर सारे प्रोटीन, सेल ऑर्गेनेल भी ढेर सारे यहाँ पे बन गए हैं।
तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये एंटर कर रहा है किसमें, एस फेज में, ये हमारा अब यस फेज में आ गया। यस फेज में आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो जो ये है ये मेन इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के क्वेश्चन हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस या डीएनए डुप्लीकेशन किस फेज में, सेल साइकिल के किस फेज में होता है, तो यस फेज में होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज हम देंगे कि यहाँ पे द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, यानी कि 2C से 4C। तो हमें अभी अभी हमने बात की है कि ह्यूमन के केस में, ह्यूमन में जो डीएनए होता है एक सेल में 2 सेट होते हैं, 2 सेट क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर। तो 2C का मतलब हम 2 सेट से समझेंगे, 2 सेट। तो 2 सेट होता है 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम। तो यहां पे डीएनए डबल अमाउंट में होगा, जब सिंथेसिस होगा तो डबल अमाउंट में होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4C, यानी कि यहां पे टोटल 4 सेट हो जाएंगे। कैसे जानते हैं हम, ये क्या बना रहे हैं हम, ये स्ट्रक्चर हमारी क्या है, ऐसा हमने वॉटसन क्रिक मॉडल हमने बुक में देखा होगा, इस तरह का ये हमारा क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये डीएनए इससे लिपट जाएगा और कंडेंस फॉर्म करके ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा, प्लस इसी तरह से एक क्रोमैट इक्वल्स टू क्रोमोसोम। जब हम ऐसी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे बना, 2 सिस्टर क्रोमैटिड, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड। और ये क्या है, फाइबर की तरह स्ट्रक्चर दे रखा है, तो क्रोमैटिड फाइबर। और ये क्या है, आपका हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए को बाइंड करता, और ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए। तो डीएनए, अगर हम एक डीएनए की लेंथ की बात करें, डीएनए की लेंथ की बात करें हम, तो 1.5 टू 2 मीटर। तो एक सेल में एक 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यानी कि 23 डीएनए हुए, 23 पेयर ऑफ डीएनए हुए, यानी 46, यानी कि अगर हम 23 पेयर का मतलब क्या हुआ, यहां पे 46 क्रोमोसोम। ठीक, तो 1 पेयर, तो 1 क्रोमोसोम इक्वल्स टू 1 डीएनए। ठीक, तो यानी कि एक सेल में 46
डीएनए होगा। तो इतना भारी भरकम डीएनए हम कैसे रख सकते हैं? इसको हम लोग क्या कर दिया, कंडेंस करके इस फॉर्म में रखा है। तो अभी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारा मतलब न्यूक्लियस में जो एक्टिव सेल होता है वो इस फॉर्म में, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में हमारा डीएनए पड़ा रहता है। जब सेल डिवाइड करनी होती है तब ये कंडेंस फॉर्म में आता है। ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा होगा, जब डी सेल डिवीजन होता है तो इस फॉर्म में आता है, एंड देन फिर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे एस फेज में। तो एस फेज में सिंथेसिस हुआ डीएनए का। मेनली यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि एक क्रोमोसोम है, वन क्रोमोसोम है। जब ये यस फेज में गया, यस फेज में गया तो इसकी सिंथेसिस हुआ, यानी कि एक और सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। ठीक, तो ये ये यानी कि 46 क्रोमेटिड थे इस फॉर्म में, तो अब सबके पास इस फॉर्म में हो गया, यानी कि 92, यानी 2C इक्वल्स टू 4C। ठीक, जस्ट डबल हो गया डीएनए का अमाउंट आपका। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, इस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, क्योंकि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल भी डबल हो जाएगी और डीएनए हमारा डबल हुआ ही। तो डीएनए को रैप करने के लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन। उसका भी सिंथेसिस कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोन प्रोटीन, नीट के अकॉर्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस किस फेज में होती है। तो किस फेज में होती है, एस फेज में। और डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, एस फेज। अब G2 फेज, ये शॉर्टेस्ट फेज है इंटरफेज का। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है, G1, क्योंकि हम एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे न्यू एनसीईआरटी में, ये जो एरिया है देखो, ये इतनी ज्यादा लार्जर है। तो यहाँ पे ग्रोथ फेज में सबसे बड़ा फेज, इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज कौन है, G1, और सबसे छोटा कौन है, G2 फेज। और G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में वो प्रोटीन बनेंगी जो सेल डिवीजन के लिए हेल्प हो, और आरएनए और प्रोटीन तो बनेंगी। और क्या होगा, जो हमारा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है, जैसे ईआर हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज ये खुद अपना रेप्लिकेशन करते हैं और खुद डिवाइड होते हैं। और ईआर, इसका अमाउंट डबल होगा। और यहाँ पे बेसिकली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन वो प्रोटीन हो जाती है जो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करती है। तो ये पूरा हमारा G1S एंड G2 जो हो गया है वो इंटरफेज में चला गया। अब ऐसे तो है नहीं कि अपने मन की ये ग्रोथ करता रहे, ग्रोथ करता। इनको रेगुलेट करने के लिए, सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कुछ काइनेजेस होते हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं। एक फेज और आती है Z0 फेज, जो इंटरफेज का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर सेल को डिवाइड नहीं होना होता है तो इन G0 फेज में वो चली जाती है। जैसे जो हमारी न्यूरॉन सेल्स है, हार्ट मसल सेल्स हैं, वो कभी डेवलपमेंट के बाद वो कभी डिवाइड होती नहीं है। वो किस फेज में है, हमारा रेस्टिंग फेज। अगर किसी भी सेल को डिवाइड नहीं होना होता है तो वो किस फेज में चला जाता है, 0 फेज में चला जाता है, जिसे क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। तो सेल को अगर डिवाइड नहीं करना होता है तो वहां पे चेक पॉइंट होते हैं। G1 to S चेक पॉइंट होता है, G2 to M चेक पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो गई डीएनए सिंथेसिस में, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि डीएनए सिंथेसिस अच्छी हुई है कि नहीं, कोई सेल ऑर्गेनेल ज्यादा तो नहीं बन गया, कोई कम नहीं, तो भी सेल क्या कर ली जाएगी, अरेस्ट कर ली जाएगी, फिर उसको मार दिया जाएगा।
क्योंकि अगर ये चेक पॉइंट नहीं रहेंगे तो सेल क्या होंगे, फर्दर हमेशा डिवाइड होंगे, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो जिससे क्या लीड हो जाएगा, कैंसरस। कैंसरस सेल्स में क्या होता है, जितने भी चेक पॉइंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं, चेक पॉइंट में कोई म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से रेगुलर कोई कंट्रोल नहीं करता और रेगुलर ग्रोथ करता चला जाता है। ठीक, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से सीडीके से भी आ जाते हैं। ठीक, अब हम एम फेज की बात करते हैं। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। माइटोटिक माइटोटिक फेज माइटोटिक फेज में क्या होता है, दो तरह से हमने बताया एम फेज को डिवाइड किया गया है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में फ्रेंड्स 4 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसको 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है, हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है। बस जितने भी एनिमल हैं उनमें सोमैटिक सेल में क्या होता है, माइटोटिक, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्योंकि जो सोमैटिक सेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मेल हनी बी, जो ड्रोन होता है वो ड्रोन हनी बी में जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड होता है, बट बनता कैसे है, माइटोसिस से। ये एक्सेप्शन। और कुछ प्लांट सेल में, लोअर प्लांट जो होते हैं जिनके गैमीट जो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड बाय माइटोसिस के थ्रू उनमें डिवीजन होता है। तो ये हमारी स्टेजेस हैं माइटोसिस के, प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड इंटरफेज। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जीवन जो एस फेज से आया है, न्यूक्लियस देखो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 क्रोमोसोम है। यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रही है, डबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी टोटल जो हो गए हैं क्रोमैटिड वो 8 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो रही है, जितने सेल ऑर्गेनल है डिसअपियर हो रही है। ट्रांजिशन मेटाफेज में देखो जो सेंट्रियोल है वो मूव कर जाते हैं, पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे एस्टर रे यानी माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो रहा है और उसको अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो रही है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बीच वाले को सेंट्रोमियर, जहां से अटैच हो। ठीक, लेकिन स्पिंडल फाइबर कहां से अटैच हो रहा है, काइनेटोकोर। यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और काइनेटोकोर अराइज कहां से होते हैं, सेंट्रोमियर से। ठीक, और एनाफेज में हम देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट में दोनों तरफ हाफ हाफ क्रोमोसोम, जैसे हम लेके चले थे यहाँ पे कितना हो गया, ये अर्ली फेज में होगा, डीएनए का अमाउंट जो हो गया हमारा डबल हो गया। तो यहाँ पे 23 पेयर और यहाँ पे 23 पेयर, दोनों सेपरेट हो गए। देखो 2 न्यूक्लियस, फिर से टीलोफेज में क्या हुआ, फिर से सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो गई, एंड देन साइटोकाइनेसिस से 2 सेल डिवाइड हो गए। इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डिवीजन, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या, क्रोमोसोम भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, साइटोप्लाज्म कंटेंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इसीलिए माइटोटिक फेज को बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल डिवीजन। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो हमने बताया कि जो क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में जो डीएनए है, ये बिल्कुल डीएनए एकदम क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में, ये क्या होगा, कंडेंस होगा। ये क्या होगा, कंडेंस होगा। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और क्या हो गया,
क्रोमोसोम मटेरियल अनटेंगल्ड होते हैं, मतलब पूरे उलझे हुए होते हैं, उन्हीं को फिर क्या करता है, कंडेंस होता है, ठीक। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। और सेंट्रोमियर क्या करता है, डुप्लीकेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मेटाफेज में जाकर के 2 से 4 सेंट्रियोल बनेंगे। द टू एस्टर फॉर्म, इसीलिए इसको माइटोटिक अपरेटस भी बोलते हैं, जहां पे 2 एस्टर फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल हो गया, और ये देखो एक सेंट्रियोल है, और यहां से 2 सेंट्रियोल, और यहां से एस्टर का फॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस, ठीक। तो प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ क्रोमोसोम का, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसअपीयर हो रही है, सेल ऑर्गेनेली भी डिसअपीयर हो रहे हैं, और जो इस क्या हो रहा है, माइटोटिक ऑपरेटस बन रहा है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल यानी एस्टर रेस फॉर्म हो रही है, ठीक। अब बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज को एनसीईआरटी में मिड मेटाफेज एंड मेटाफेज में दिया गया। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम प्रॉपरली कंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, प्रॉपरली कंडेंस होकर के इक्वेटर पे आ जाता है, ये देखिए, प्रॉपरली कंडेंस होकर के इक्वेटर पे आ जाता है। और ये सेंट्रियोल है, यहां से काइनेटोकोर के थ्रू अटैच हो जाए। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। और ये क्या है आपका, क्रोमोसोम, ठीक। तो अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो माइक्रोस्कोप से, तो ये बेस्ट स्टेज है जिससे हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है किसी भी सेल ऑर्गेनल में। अगर भी हमें किसी भी सेल ऑर्गेनल की क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, तो किस फेज में करेंगे, हम मेटाफेज में करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएंगी, जो स्पिंडल फाइबर होंगी वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगी, और सारे क्रोमोसोम क्या होंगे, इक्वेटर पे आकर के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज में क्या हो जाता है कि सेंट्रोसोम स्प्लिट हो जाता है, और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है। ये देखो, ये पूरी तरीके से सेपरेट हो गई। ये किस फेज में होगी, एनाफेज में। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम की साइज शेप की स्टडी करनी हो, तो हम किस फेज में करेंगे, एनाफेज। अगर उसकी हमें मॉर्फोलॉजी देखनी है तो मेटाफेज में स्टडी करेंगे। अगर उसकी शेप को देखनी है तो किस स्टेज में हम स्टडी करेंगे, एनाफेज। हमने पढ़ा है ना कि मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, एल शेप, वी शेप। तो इस फेज में हम एनाफेज में उसकी स्टडी करेंगे। अब टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में जो होगा वो बिल्कुल उल्टा है किसका, प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, रिफॉर्म होंगी। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो रिफॉर्म हो जाएंगे, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और या रिफॉर्म न्यूक्लियर एनवलप भी बन जाएगी, ठीक। जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, इधर टीलोफेज में, यहाँ पे मेटाफेज में फिर से हम देख लेते हैं। प्रोफेज में क्या हो रहा है कि जितने भी क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो रहा है, क्रोमैटिड के फॉर्म में आ रहा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे डिसअपीयर हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल आधी टूट गई है। और मेटाफेज में, ट्रांजिशन मेटाफेज में, पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जितने भी सेल ऑर्गेनल है वो सब डिसअपीयर हो गए हैं, और स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर के थ्रू ये पूरा
स्पिंडल फाइबर उनको इक्वेटर पे ला रहा। देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे आ गया है क्रोमोसोम पूरे, और जो माइक्रो जो इसमें स्पिंडल फाइबर है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं एनाफेज में, देखो खींच के इधर लेके गए हैं। और यहाँ पे देखो टीलोफेज में दो न्यूक्लियस फिर से बन गया, फिर से रिफॉर्म हो जाएगी ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड देन साइटोकाइनेसिस, दो फर्दर सेल डिवाइडेड हो गई। अब हम ये सारा चीज पढ़ ले। अब साइटोकाइनेसिस के बारे में, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो बाई सेंट्रीपीटल मैनर, बाई सेंट्रीपीटल मैनर में होता है और फरो फॉर्म होता है। कैसे देखते हैं? यहाँ पे देखिए ये दो न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, अब इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो अंदर की तरफ सेल को इनवेजिनेट कहते हैं, इसलिए अंदर की तरफ हो रहा है तो इसे सेंट्रीपीटल मैनर कहते हैं, यानी कि सेल फरो फॉर्म हो रही है, इनवेजिनेट हो रही है, एंड देन सेल टू सेल में डिवाइड हो। प्लांट के केस में सेल वॉल होता है, सेल वॉल की वजह से वो इस तरह नहीं डिवाइड कर सकती, तो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में यहाँ पे एक प्लांट सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे न्यूक्लियस। यहाँ पे जो गोल्जी एपेरेटस है, यहाँ पे एक छोटे छोटे वेसिकल प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्या बन जाती है, एक यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे गोल्जी, ये न्यूक्लियस है दो, यहाँ पे गोल्जी जो होती है छोटे छोटे वेसिकल, इसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है वो पेक्टिन का डिपोजिशन करता है, और पेक्टिन किसमें, मिडिल लैमिला, और देन सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है और देन सेल डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो ये तो था हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि फर्दर कि कैसे सेल फिर साइटोकाइनेसिस होके टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हमने यहाँ पे इंटरफेज एंड देन एम फेज पढ़ा, एंड देन साइटोकाइनेसिस, एंड देन टू सेल्स डिवाइड हो गई। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे? इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे।